देखो तुम्हारे चचेरे भाई के कितने अच्छे अंक आए हैं। या फिर पड़ोसी का बेटा तो आईआईटी में पहुंच गया। और एक और बहुत ही आम वाक्य, अपनी बड़ी बहन को देखो, वो कितनी जिम्मेदार है। बिल्कुल। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जो मतलब हमारे समाज के लगभग हर घर की दीवारों में रचे बसे हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम इन्हीं वाक्यों के पीछे छिपे हुए अर्थों को खंगालने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का जो आधार है वो ओशो ज्ञान नामक स्रोत है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये गहराई से समझना है कि परिवारों के भीतर ये जो तुलना की संस्कृति है ये आखिर जन्म क्यों लेती है। सही बात है, और कैसे ये एक छुपी हुई प्रतियोगिता का रूप धारण कर लेती है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि इसके मनोवैज्ञानिक परिणाम एक इंसान के जीवन पर क्या होते हैं। ये विषय हर उस व्यक्ति के लिए बहुत प्रासंगिक है जो निरंतर मिलने वाली सूचनाओं और सामाजिक दबावों के इस भारी शोर के बीच अपनी वास्तविक पहचान और मानसिक शांति की तलाश में है। मैं कहूंगा कि ये शुरुआत बहुत ही सटीक है, क्योंकि जिन वाक्यों का जिक्र अभी हुआ वे सुनने में बहुत ही साधारण लगते हैं, मतलब रोजमर्रा की पारिवारिक बातचीत का हिस्सा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे बस यूं ही कह दिया गया हो। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम ओशो ज्ञान के नजरिए से सामाजिक मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरें, तो ये सिर्फ बैठक या खाने की मेज पर होने वाली हल्की फुल्की चर्चा नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक ढांचा है जिसे हम बचपन से ही अपने आसपास बनते हुए देखते हैं। अक्सर परिवार इन बातों को महज एक उदाहरण या जीवन की सीख के रूप में देखते हैं। जैसे कि वो बच्चे का भलाई चाह रहे हो। हाँ, लेकिन सतह के ठीक नीचे, अनजाने में ही सही, एक पूरा समाज इस तुलनात्मक मानसिकता को खाद और पानी दे रहा होता है। ये समझना बेहद जरूरी है कि कैसे ये छोटे छोटे वाक्य सुनने वाले के अवचेतन मन पर एक बहुत गहरा और कभी ना मिटने वाला प्रभाव छोड़ते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट बिंदु उठाया गया है कि माता-पिता अक्सर बच्चों को प्रेरित करने के लिए इस तुलना को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मोटिवेशन के नाम पर। हाँ, अब अगर एक पल के लिए देखा जाए तो उनका इरादा शायद बुरा नहीं होता। मैं सोचती हूँ कि वे यही सोचते हैं कि अगर किसी और की सफलता का उदाहरण सामने रखा जाएगा तो बच्चा ज्यादा मेहनत करेगा। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि ये एक तरह के ईंधन का काम करेगा। सही कहा, एक ऐसा ईंधन जो इंसान को जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देगा। मतलब क्या ये मानव स्वभाव का एक स्वाभाविक हिस्सा नहीं है कि हम दूसरों को देखकर प्रेरित होते हैं? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये जो प्रेरणा का तरीका है ना, वो बहुत जल्दी अपनी दिशा बदल लेता है। ये एक बहुत ही बारीक रेखा है। बारीक रेखा कैसे? शुरुआत में हो सकता है कि किसी को देखकर कुछ नया करने की इच्छा जागे, लेकिन ओशो ज्ञान स्पष्ट करता है कि जब ये बार बार होता है तो धीरे धीरे ये तुलना प्रेरणा के बजाय एक निरंतर दबाव बन जाती है। कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, लगातार एक बोझ की तरह। बिल्कुल। होता यह है कि व्यक्ति जब कड़ी मेहनत करके कोई मुकाम हासिल कर लेता है, कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, तब भी उसे वो असली संतुष्टि नहीं मिलती। क्योंकि कोई ना कोई तो हमेशा उससे आगे होता ही है। एग्जैक्टली। हर सफलता के बाद किसी और की नई सफलता हमेशा सामने एक नई चुनौती, या मैं कहूँगा एक नए ताने के रूप में खड़ी रहती है। ये तो ऐसा है जैसे किसी इंसान ने बहुत मेहनत करके एक ऊंचे पहाड़ की चोटी को फतह किया हो, वो पसीने से लथपथ है और बस राहत की सांस लेने ही वाला है कि तभी उसे बताया जाता है कि असली पहाड़ तो वो दूसरा वाला है जहां पड़ोसी का बच्चा पहले ही झंडा गाड़ चुका है। बाप रे, ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र बन गया। इंसान को लगने लगता है कि वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले वो कभी काफी नहीं है, कभी पर्याप्त नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे समाज और परिवारों में इस तरह का माहौल पनपता ही क्यों है? मतलब क्यों हर चीज को, हर इंसान को एक ही पैमाने पर रखकर मापा जाता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसके तार सीधे तौर पर हमारी सामाजिक संरचना से जुड़े हैं। भारत में पारिवारिक प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। हाँ, लोग क्या कहेंगे, ये तो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। बिल्कुल। हमारा समाज एक बहुत ही घनिष्ठ रूप से बुना हुआ समाज है, जहां लोग एक दूसरे को बहुत करीब से देखते हैं, आंकते हैं और टिप्पणियां करते हैं। तो ऐसे में माता पिता पर भी दबाव रहता होगा? बहुत ज्यादा दबाव रहता है। ऐसे में माता पिता केवल अपने बच्चे की व्यक्तिगत वृद्धि या उसकी आंतरिक खुशी को नहीं देख पाते,
उनका ध्यान अक्सर इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि समाज के मंच पर दूसरों के बच्चों की तुलना में उनका बच्चा कहाँ खड़ा है। मतलब सारा खेल स्टेटस का है। हाँ, परिवार का रुतबा, उनकी इज्जत, ये सब इस बात से तय होने लगता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं और दूसरों के बच्चे क्या कर रहे हैं। यानी बच्चे की सफलता सिर्फ उसकी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रह जाती, वो पूरे परिवार के लिए समाज में दिखाने वाली एक पदक या ट्रॉफी बन जाती है। एक शोपीस की तरह। सही कहा। स्रोत में भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इसी मानसिकता की वजह से खून के रिश्तों के बीच एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। बिल्कुल, एक छुपी हुई प्रतियोगिता। हाँ, भाई बहनों के बीच, चचेरे या ममेरे भाई बहनों के बीच, और यहाँ तक कि पड़ोसियों के बीच भी एक रेस शुरू हो जाती है। मैंने देखा है पारिवारिक समारोहों में, त्योहारों पर सब बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक कड़वी दौड़ चल रही होती है कि कौन किससे आगे निकल गया। एग्जैक्टली। और ये कितना थका देने वाला है। ये थका देने वाला तो है ही, और साथ ही छुपी हुई प्रतियोगिता रिश्तों की बुनियाद को पूरी तरह से खोखला कर देती है। प्यार की जगह ईर्ष्या आ जाती है। बिल्कुल। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि इस पूरी प्रक्रिया की मनोवैज्ञानिक कीमत क्या है। ये जो होड़ है, ये मुफ्त में नहीं आती। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ओशो ज्ञान में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति लगातार बचपन से ही दूसरों से तुलना का शिकार होता है, तो उसका जो आत्ममूल्य है, जिसे हम सेल्फ वर्थ कहते हैं, वो धीरे धीरे बाहरी मान्यता पर निर्भर होने लगता है। एक्सटर्नल वैलिडेशन। यानी जब तक दूसरे ताली ना बजाएं, तब तक खुद पर भरोसा ही नहीं होता। बिल्कुल, वो इंसान खुद को अपनी नजरों से देखना बंद कर देता है। उसे ये लगने लगता है कि उसकी अपनी कोई कीमत तब तक नहीं है जब तक कि दूसरे उसे शाबाशी ना दें, या जब तक वो किसी और को पीछे छोड़कर खुद को बेहतर साबित ना कर दें। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने अपनी खुशी और अपने आत्मविश्वास का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से समाज के हाथ में सौंप दिया हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। रिमोट कंट्रोल सच में दूसरों के हाथ में चला जाता है, और व्यक्ति खुद की असल क्षमता को देखने के बजाय, अपनी खूबियों और कमियों को शांति से समझने के बजाय, अपना सारा ध्यान और ऊर्जा सिर्फ ये देखने में लगा देता है कि दूसरे उससे आगे हैं या पीछे। और इसी वजह से जीवन पूरी तरह से एक अंधी दौड़ बन जाता है। स्रोत भी यही बताता है कि जब जीवन एक दौड़ बन जाता है, जहां हर वक्त बस आगे निकलने की मारामारी हो, वहां से मानसिक शांति और जीवन की सच्ची संतुष्टि पूरी तरह से वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इंसान बस भाग रहा होता है, हाँफ रहा होता है, बिना ये जाने कि ये दौड़ खत्म कहाँ होगी। और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इस दौड़ की कोई फिनिश लाइन होती ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। बाहरी मान्यता की ये भूख एक ऐसा गड्ढा है जो कभी नहीं भरता। जब शांति और संतुष्टि जीवन से विदा ले लेते हैं, तो पीछे सिर्फ असुरक्षा, डर और चिंता बचती है। हर वक्त एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है। ये व्यक्ति हर वक्त इस खौफ में जीता है कि कोई नया इंसान आएगा और उसे पीछे छोड़ देगा। कोई उससे ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा सफल या ज्यादा अमीर निकल जाएगा। ये एक मानसिक प्रताड़ना की तरह लगता है। और यही वो बिंदु है जहां हमें एक गहरे दार्शनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो इस समस्या की सतह पर नहीं बल्कि उसकी जड़ पर प्रहार कर सके। यहाँ पे बात बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि इस समस्या की जड़ तक पहुँचने के लिए स्रोत में ओशो के विचारों का बहुत ही गहराई से संदर्भ दिया गया है। हाँ, उनका जो मुख्य कोट है वो बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। ओशो का एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट विचार है, तुलना दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी है। द बिगेस्ट डिजीज ऑफ द माइंड। ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने इसे एक साधारण मानवीय गलती या एक आदत नहीं कहा है, बल्कि सीधे तौर पर एक बीमारी करार दिया है। और ऐसा कहने के पीछे एक बहुत ठोस कारण है। वही तो मैं सोच रही थी कि एक मिनट किसी को देखकर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना बीमारी कैसे हो सकता है? ओशो ने इतने कठोर शब्द का प्रयोग क्यों किया होगा? ओशो का ये दर्शन बहुत ही विश्लेषणात्मक और गहरा है। अगर हम इस बीमारी वाले पहलू को गहराई से समझें, तो बीमारी असल में क्या होती है? जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। हाँ, बीमारी वो होती है जो शरीर या मन के स्वाभाविक और स्वस्थ रूप को नष्ट कर देती है। ओशो यही समझाते हैं कि तुलना के कारण व्यक्ति अपनी विशिष्टता, अपने अनूठेपन को पूरी तरह से भूल जाता है। मतलब जो हमारी अपनी पहचान है वो खो जाती है। बिल्कुल। दुनिया में हर इंसान बिल्कुल अलग है। उसकी शारीरिक बनावट अलग है, उसकी मानसिक प्रक्रिया अलग है, उसकी भावनाएं अलग हैं। हर किसी का डीएनए अलग है, फिंगरप्रिंट अलग है। एग्जैक्टली। और इसलिए हर व्यक्ति के जीवन की यात्रा भी बिल्कुल अलग होती है। लेकिन ये जो तुलना की संस्कृति है, ये एक ऐसा भ्रम पैदा करती है जो इंसान को ये एहसास कराता है कि उसे किसी और के जैसा बनना चाहिए, और दूसरों की तरह बनने की कोशिश में वो खुद को मार देता है। सही कहा।
ये इंसान के मूल स्वभाव को नष्ट कर देती है। इसीलिए ये एक मानसिक बीमारी है। ये बहुत ही गहरी बात है। प्रकृति में अगर हम देखें तो एक पेड़ के दो पत्ते भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। एक जैसे कभी नहीं होते। फिर इंसानों से ये उम्मीद क्यों की जाती है कि वो एक ही सांचे में ढल जाएं? हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भीतर क्या खास बात है और हम किसी और की नकल बनने की जीवन भर कोशिश करते रहते हैं। और ये कोशिश हमेशा विफलता में ही बदलती है। स्रोत में भी ये बात बहुत स्पष्ट रूप से उकेरी गई है कि किसी और जैसा बनने की इस अंधी दौड़ में इंसान अपनी असल पहचान, अपनी निजता ही खो बैठता है। इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। और जब इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है तो समाज में कुछ नया नहीं बचता। सोचने वाली बात है, एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई किसी और की तरह दिखना, बोलना और सफल होना चाहता है, वहां असल में कोई खुद है ही नहीं। सब बस एक दूसरे की परछाई बनने में लगे हुए हैं। ये तो पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। सही मायने में ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक त्रासदी है। जब व्यक्ति अपनी निजता खो देता है तो वो अपनी उस असली क्षमता को भी खो देता है जो शायद उसे दुनिया में कुछ बहुत ही अनूठा करने की ताकत दे सकती थी। उसकी अपनी एक विशेष प्रतिभा रही होगी जो कभी बाहर ही नहीं आ पाई। बिल्कुल। अगर एक मछली की तुलना इस बात से की जाए कि वो पेड़ पर कितनी तेजी से चढ़ सकती है, तो वो जीवन भर खुद को मूर्ख ही समझेगी। ये बहुत ही मशहूर और सटीक उदाहरण है। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। तुलना हमेशा दो बिल्कुल समान चीजों के बीच हो सकती है, लेकिन दो इंसान कभी एक जैसे नहीं होते। इसलिए एक इंसान की तुलना दूसरे इंसान से करना बुनियादी और वैज्ञानिक रूप से ही गलत है। यह अन्यायपूर्ण है। तो फिर आखिर इस पूरी उलझन का समाधान क्या है? मतलब अगर परिवारों को सच में बच्चों का स्वस्थ विकास करना है, अगर समाज वाकई ये चाहता है कि आने वाली पीढ़ियां जीवन में न सिर्फ सफल हों बल्कि खुश भी रहें, तो उन्हें क्या बदलाव करने होंगे? बदलाव बहुत गहरे स्तर पे करना होगा। क्योंकि हमारी इस चर्चा से ये तो पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि जिस तुलना को अब तक प्रेरणा का एक मासूम साधन माना जा रहा था, वो असल में एक गंभीर मानसिक बीमारी और विनाशकारी दबाव का कारण बन रही है। इसका बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक समाधान ओशो के अंतिम हिस्से में दिया गया है। क्या है वो समाधान? समाधान ये है कि परिवारों को इस तुलना की सड़ी गली संस्कृति को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा और उसकी जगह समझ और प्रोत्साहन को बोना होगा। अंडरस्टैंडिंग और एनकरेजमेंट। हाँ, ये पूरे दिल से स्वीकार करना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी अलग ताकत होती है, अपनी अलग खूबियां होती हैं। एक घर में अगर दो बच्चे हैं तो कोई गणित में बहुत अच्छा हो सकता है तो कोई चित्रकला में। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं। कोई बहुत जल्दी जीवन की जिम्मेदारियां सीख लेता है तो कोई अपनी गति से धीरे धीरे दुनिया को समझता है। जब किसी इंसान को उसकी अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार समर्थन और प्यार मिलता है बिना किसी शर्त के, तब एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आता है। यानी हमें दूसरों के बनाए गए कृत्रिम पैमानों पर लोगों को कसने के बजाय उनके अंदर पहले से मौजूद अपार संभावनाओं को पहचानना होगा। उन्हें वो माहौल देना होगा जहां वे अपनी गति से खिल सके। बिल्कुल। और जब ऐसा होता है तभी व्यक्ति सही मायनों में निखरता है, फ्लोरिश करता है। एक पौधे की तरह जिसे सही धूप और पानी मिल रहा हो। सही कहा। एक स्वस्थ परिवार की परिभाषा ये बिल्कुल नहीं है कि उस परिवार के बच्चे दुनिया की अंधी दौड़ में सबसे आगे खड़े हों और उनके हाथ में सबसे बड़े पदक हों। तो फिर स्वस्थ परिवार की परिभाषा क्या है? स्रोत के अनुसार एक स्वस्थ परिवार वो है जहां कोई प्रतियोगिता होती ही नहीं है। कोई प्रतियोगिता ही नहीं। हाँ, एक स्वस्थ परिवार वो है जहां पूर्ण रूप से स्वीकार्यता हो, एक्सेप्टेंस हो, जहां हर किसी को अपने अनूठे तरीके से विकसित होने का अवसर मिले, जहां उन्हें ये साबित न करना पड़े कि वो किसी से बेहतर है। एग्जैक्टली। जहां इंसान के मन में ये डर ना हो कि अगर वो किसी और रिश्तेदार के बच्चे जैसा नहीं बन पाया तो उसे परिवार में प्यारा या सम्मान नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाला दृष्टिकोण है। प्रतियोगिता नहीं, स्वीकार्यता। यही असली विकास की नींव है। अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटने की कोशिश करें तो ये साफ है कि दूसरों को देखकर शायद पल भर के लिए कोई नई दिशा मिल जाए, थोड़ी बहुत प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन अगर तुलना करना आदत बन जाए तो लंबे समय में ये हमारे सबसे करीबी रिश्तों में एक कड़वी और छुपी हुई प्रतियोगिता पैदा कर देती है और इंसान अंदर से अकेला हो जाता है। ये वो दीमक है जो जीवन की असली खुशियों को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर देती है और मनुष्य के जीवन को एक अंतहीन थका देने वाली दौड़ बना देती है। और इसी सारी बातचीत से एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष सामने आता है। सच्ची बुद्धिमानी, जो असली ज्ञान है, वो किसी और को पछाड़ने या हराने में बिल्कुल नहीं है।
तो फिर असली ज्ञान किसमें है? सच्ची बुद्धिमानी इसी में है कि खुद की तुलना दुनिया के किसी भी अन्य व्यक्ति से करना 100% बंद कर दिया जाए। इसके बजाय अपनी तुलना केवल अपने ही पिछले रूप से की जाए। खुद के बीते हुए कल से। हाँ, ये देखना कि क्या इंसान आज अपने बीते हुए कल से मानसिक और आत्मिक रूप से बेहतर है। क्या आज कुछ नया सीखा गया? क्या आज हम कल से ज्यादा शांत हैं? बिल्कुल। क्या आज विचारों में अधिक स्पष्टता आई? ये आत्मनिरीक्षण ही एक स्वस्थ और खुशहाल विकास का एकमात्र सच्चा रास्ता है। ये बात सुनने और समझने वालों के लिए बहुत गहरा अर्थ रखती है। आज का ये विश्लेषण सिर्फ कुछ दार्शनिक विचारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये बाहरी मान्यताओं की उस अंधी दौड़ से बाहर निकलने का एक स्पष्ट नक्शा दिखाता है। एक रोड मैप की तरह है ये। जब तक इंसान ये देखता रहेगा कि समाज उसके बारे में क्या सोचता है, या वो फलां रिश्तेदार से कितना बेहतर या कमतर है, तब तक वो अपनी वास्तविक और अनूठी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएगा। वो हमेशा दूसरों की छाया ही बना रहेगा। अपनी निजता को गले लगाना, अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाना और खुद के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होना ही जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची जीत है। बिल्कुल। और इस विस्तृत चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार है जो इस पूरे विश्लेषण के गर्भ से जन्म लेता है। अच्छा, वो क्या है? ओशो ज्ञान ने हमें व्यक्तिगत स्तर पर तुलना छोड़ने की बात कही है, लेकिन जरा एक बड़े स्तर पर कल्पना कीजिए। पूरे समाज के स्तर पर? हाँ, अगर समाज का हर व्यक्ति ओशो के इस दर्शन को पूरी तरह अपना ले और दूसरों से तुलना करना रातों रात 100% बंद कर दे, तो क्या होगा? तो क्या हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली और वर्तमान आर्थिक ढांचा, जो पूरी तरह से इसी होड़, ग्रेडिंग और रैंकिंग की नींव पर टिका है, वो ताश के पत्तों की तरह ढह नहीं जाएगा? ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। क्या ये आधुनिक समाज बिना इस बीमारी के काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार भी है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत शांति से विचार करना चाहिए। वाकई, ये एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा। क्या समाज अपनी इस सबसे पुरानी बीमारी को छोड़ने का साहस जुटा पाएगा? आज के इस बेहद गहरे और विचारोत्तेजक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए और उतने ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।